हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एक और वीडियो लेकर के हाजिर हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी 2019 की शिक्षा शास्त्र विषय की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको शिक्षा शास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के बारे में या जो भी प्रवक्ता से संबंधित यानी कि शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके सॉल्व पेपर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको 2019 में हुई उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का एक जो प्रश्न पत्र है, हल प्रश्न पत्र, उसको लेकर के हाजिर हूँ। तो जैसा कि आपको पता है या जो भाई लोग हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है कि 120 प्रश्न आते हैं इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है टोटल होती है 120। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपसे केवल 50 से 60 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में आगे के 60 प्रश्नों के बारे में, जो भी बाकी बचे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो भी आपसे आज हम इस बारे में बात करेंगे वो पूरा इसका हल प्रश्न पत्र है, जैसे हमने खुद से भी हल किया है और कई जगह से मिलान करके तब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने इस का पीडीएफ पूरा लगाया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन में नहीं किया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संचयी आलेख, रेटिंग स्केल, निरीक्षण और बुद्धि परीक्षण। तो प्रयोग गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन, जो गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन होता है उसमें बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, लिखा है गुणवत्ता आधारित आंतरिक मूल्यांकन में बुद्धि परीक्षण नहीं किया जाता है। बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि के रूप में केवल अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है उसका जो फार्मूला होता है उसी से हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है आईक्यू बराबर MA/CA/100 होता है। तो MA मतलब मेंटल एबिलिटी, मेंटल एज या अपान करंट एज, ठीक है, जो वास्तविक आयु है। और उस पर ऊपर हम जो है बौद्धिक आयु लिखते हैं, नीचे जो वास्तविक आयु होती है उसको 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा आईक्यू निकल के आता है, ठीक है। और बहुत सारे मीडियम हैं बुद्धि परीक्षण करने के, लेकिन फ़िलहाल ये जो फार्मूला है इससे हम नॉर्मली किसी का आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। आगे इसमें बताया इसने कि जबकि संचयी आलेख, निरीक्षण, रेटिंग स्केल ये सब आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित हैं, लेकिन बुद्धि परीक्षण जो है वो आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, यदि कोई वैध परीक्षण है तो जाहिर सी बात है अगर वो परीक्षण वैलिड है, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं हम, अगर वो वैलिड है तो वो क्या होगा, वो विश्वसनीय होगा, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह निश्चित ही विश्वसनीय होगा, परंतु यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो ज़रूरी नहीं कि वो वैध होगा। एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो पहले एग्जाम में पूछा है उसी से रिलेटेड उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घुमाता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अगर परीक्षण वैध है तो एकदम श्योर है कि वो विश्वसनीय होगा, लेकिन अगर विश्वसनीय है तो ज़रूरी नहीं कि वो वैध हो। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्लेसिबो से संबंधित है? प्लेसिबो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पद्धति है, या हम कह लेंगे कि प्लेसिबो एक इफेक्ट है जो ह्यूमन नेचर पे पड़ता है, ठीक है। तो प्लेसिबो क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। प्लेसिबो, जैसा हिंदी में इसको कूटभेषक कहते हैं, ऐसी चिकित्सा को कहते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो,
पर ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रभावहीन होती है। यदि कोई सुधार दिखता भी है तो उसका कारण कोई अन्य चीज़ होती है, अतः यह दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाते ही उनमें कोई, चाहे वो बीमार हैं या कोई और हल्का फुल्का बीमार हैं, और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लोगों का विश्वास होता है, तो वहाँ जा कर के एक इफेक्ट होता है कि वो आधे तो वहीं सही हो जाते हैं, बाकी दवा से आधे। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि भैया हम डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाए हैं इसलिए हम ठीक नहीं हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। वैसे ही प्लेसिबो है। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जा सकती है? तो इसकी गणना जो है √R11 द्वारा की जाती है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक परीक्षण पर परीक्षार्थी के प्राप्त प्राप्तांक और सत्य प्राप्तांक के बीच सहसंबंध को ही विश्वसनीयता सूचकांक कहा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है R1 = √R11। R1 क्या होता है? प्राप्त प्राप्तांक और सत्य प्राप्तांक का सहसंबंध, जबकि R11 जो है वो परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षक के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है? तो विशेषज्ञों द्वारा मापन जो है ये औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा मापन शिक्षक के निष्पादन और औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है, जबकि समुदाय मापनी, छात्र मापनी, सहकर्मी मापनी औपचारिक मूल्यांकन के लिए है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता को अनुदेशन का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि उसकी अपनी एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि है, इसलिए उसको अनुदेशन का उपतंत्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे? तो C.S. पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो हैं ये प्रयोजनवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने प्रयोजनवाद को मॉडर्न लेवल पे इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था। ठीक है, आधुनिक रूप से इन्होंने जन्म दिया था प्रयोजनवाद को। पियर्स के कार्य के विलियम जेम्स ने अधिक बढ़ाया और अधिक स्पष्टता या व्यापकता, यानी कि जो C.S. पियर्स के बाद में जो विलियम जेम्स हुए, उन्होंने इनकी चीज़ों को और आगे अधिक स्पष्ट किया और उसको एक ग्लोबलाइजेशन उसका किया, उसको एक व्यापकता प्रदान की। इसलिए अनेक लोग विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद के आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता मानते हैं। विलियम जेम्स को लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में C.S. पियर्स जो हैं वो आधुनिक प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण का कारण होता है। तो आधुनिकीकरण के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पे दिया है नवाचार और प्रसारण, जाहिर सी बात है नवाचार हो रहा है, कहने का मतलब ये आधुनिकीकरण का ही एक रीजन है। ठीक है, चयनीकृत निराकरण, सामाजिक स्वीकृति और एकीकरण, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आधुनिकीकरण का कारण है, ये आधुनिकता को प्रदर्शित करते हैं ये सारी चीज़ें। तो यही आपको समझना होगा और इस हिसाब से आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? तो इसमें है पुलिस जो है वो सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, जबकि परिवार, स्कूल, साथी समूह, ये सब क्या है, इनसे आप में सोशलाइजेशन डेवलप होता है। जबकि पुलिस से वैसे गांव में आप देखते हैं, या जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है या जो कभी पुलिस में नहीं गया है या पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है पुलिस का वो मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे समाज के नज़रिए से नहीं है, तो इसलिए जो है हम उसको एक सामाजिक अभिकरण का पार्ट नहीं मानते हैं। जबकि परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान, ठीक है, और जो रिश्तेदारियां होती हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सब क्या हैं, ये सामाजिकरण के अंग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो पुस्तकों या मुद्रित सामग्री का प्रयोग न होना, ये दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता नहीं है। जबकि लचीलापन, जनसंपर्क साधनों का प्रभावी प्रयोग, शिक्षक शिक्षार्थी अलग अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें तो डिस्टेंस एजुकेशन में होती है। लेकिन पुस्तक या मुद्रित सामग्री का प्रयोग ना होना, भैया बिना पुस्तक के कैसे पढ़ोगे? डिस्टेंस लर्निंग है, माना कि सही है, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस लर्निंग में आप एक अलग जगह पे हैं, शिक्षक अलग जगह पे है, जैसे आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए। बिना कंटेंट के आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, तो दूरवर्ती शिक्षा में और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंटेंट भी होना आपके पास ज़रूरी है, किताबें होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है,
साइबरनेटिक्स शब्द दिया है नॉर्बर्ट वीनर ने। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा और ये क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट होते देखा है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं कि जो आपके स्कोरिंग होते हैं यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है लोगों से, यहाँ पे लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो इसको कई बार आप पढ़िए और उसको लिखिए और ध्यान से इस पर ध्यान दीजिए। साइबरनेटिक्स जो है नॉर्बर्ट वीनर ने दिया था, ठीक है। इसका आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन हम जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्सप्लेन इसको कर दे रहे हैं और बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम बताते चल रहे हैं आपको और आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है एडगर डेल के अनुसार कोन सबसे नीचे किसको रखा गया है। कोन मतलब शंकु में सबसे नीचे किसको रखा गया है, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव को शंकु में सबसे नीचे रखा गया है। जैसे यहाँ पे ऊपर आपने कौन में सबसे नीचे रखा गया है, लेकिन कौन नहीं होगा, यहाँ पे कोन होगा। कोन का मतलब शंकु, यहाँ नीचे शंकु बनाया गया है ना, शंकु क्वेश्चन में दिया गया था। तो प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव को कोन में सबसे नीचे रखा गया है। आपको ये बताना था एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है। अब अगर आप इसको देखे रहेंगे कई बार, इसको बना के पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा ऊपर से नीचे क्या है, नीचे से ऊपर क्या है। कभी कभी इसमें आपको नंबरिंग से भी पूछ लेगा, 3rd नंबर पे कौन है, 5th नंबर पे कौन है, ये चीज़ें भी पूछ सकता है। तो आपको इसको एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव देखिए, ये जो है ये सबसे नीचे है। नेक्स्ट है किसने कहा कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारी एक ग्लोबल थिंकिंग है ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल लीडर जो रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो पूरे विश्व में उसका अलग जगाने का कार्य जो है उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए। इसके पीछे उनका खुद का ऐसा अनुभव और बहुत सारी गूढ़ वृत्तियाँ छिपी थी जो वो जानते थे, और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिला शिक्षक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा जो है स्वामी विवेकानंद ने दी थी कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो हमारे अंदर है उसको निकालने का जो माध्यम है, उसको व्यक्त करने का जो माध्यम है वो शिक्षा है। अगर हम शिक्षा नहीं होगी हमारे पास तो हम अपने जो विचार हैं उनको हम किसी के सामने प्रेषित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सत्यम शिवम और सुंदरम किससे संबंधित है। तो ये आदर्शवाद का आदर्श वाक्य है। ये सत्यम शिवम और सुंदरम ये आदर्शवाद हमें सिखाता है, ठीक है, कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ठीक है। और आदर्शवाद में ही आपको सत्यम शिवम सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों का समावेश भी मिलेगा। नेक्स्ट है शिक्षण की योजना पद्धति किसने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किलपैट्रिक ने दिया था। शिक्षण की योजना पद्धति किलपैट्रिक ने दी थी और इन्होंने बताया था इसमें कि इसके द्वारा शिक्षा पूर्णतः स्वाभाविक सामाजिक वातावरण में किया जाता है, जिससे छात्रों को ज्ञान उनके अनुभवों से प्राप्त होता है और यह उपागम स्वक्रिया पर जोर देता है। बालक स्वयं करके सीखते हैं। इस प्रकार योजना में निम्नलिखित सोपान होते हैं। जैसे एक कंडीशन आपने अपेयर कर दी, ठीक है, वहाँ से उन्होंने एक प्लान चूज कर लिया, प्लान का एम क्या है उसको पता चल गया, ठीक है, प्लान का कैसे योजना के कार्यक्रम की व्यवस्था हो गई, कार्यक्रम का कार्यान्वयन, कार्य का मूल्यांकन, योजना की रिपोर्ट बनाना, ये सारे स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे बालक स्वतंत्र होता है, वो अपने अनुसार सारी चीज़ें करता है, ठीक है, उसको वो इन्वायरमेंट दे दिया जाता है और वो उन चीज़ों को आगे डिलीवर करता रहता है। नेक्स्ट है शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा संबंधित है। तो शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा जो है वो ऐसा रियलिज्म में है, यथार्थवाद में है, ठीक है। शब्द से पहले वस्तु की अवधारणा यथार्थवाद से संबंधित है। विज्ञान को यथार्थवाद सबसे अधिक महत्व देता है। शिक्षा मानव जीवन को सुखमय बनाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 4 आर्य सत्य किसने दिए। यहाँ पे दिए होना चाहिए, किए लिखा है। तो 4 आर्य सत्य जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। उन्होंने बताया था कि संसार में दुख है। पहला उन्होंने दुख बताया, संसार में क्या है, दुख, फुल ऑफ सारो,
वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, मतलब पूरा ये जो संसार है ये दुखों का सागर है, भरा हुआ है। दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। इन्होंने बताया कि तृष्णा दुख का कारण जो है इच्छा है। नेक्स्ट है दुख निरोध, दुख के निवारण की भी बात इन्होंने की कि अगर आप सारी मोह माया से विरक्त हो जाएंगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दुख निरोध मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक, इस तरीके से इन्होंने 8 मार्ग बताए कि इसके द्वारा आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में प्रकृति है। सांख्य दर्शन में प्रकृति कैसी है? अचेतन व सक्रिय है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सांख्य दर्शन की सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी। इस दर्शन में प्रकृति जो है, प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी, जड़ अथवा अचेतन है तथा सक्रिय है, जबकि पुरुष चेतन तथा निष्क्रिय है। प्रकृति कैसे बनी है? पंच महाभूतों से, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो जॉर्ज पैने जो हैं ये शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और जबकि समाजशास्त्र के जनक कौन है? वो अगस्त काम्टे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक का अधिकरण है? तो परिवार, पड़ोस, अभी आगे हमने बात की थी, उसमें भी यही चीज़ थी कि सामाजिक अधिकरण क्या है, मतलब सामाजिकरण, सामाजिक व्यवस्था या समाज, कोई बालक है या व्यक्ति है उसमें सामाजिकता कैसे विकसित होगी? तो परिवार से, पड़ोस से, मित्र समूहों से, खेल के मैदानों से, शादी विवाह में जाने से, रिश्तेदारों से मिलने से। तो ये सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, इन्हीं सबसे सामाजिकरण विकसित होगा किसी एक बालक में। नेक्स्ट है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार और अलग परीक्षाओं में भी आ सकता है और पूछा भी गया है कई सारी परीक्षाओं में कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? यहाँ होते हैं लिखा है, लेकिन सही मूल क्वेश्चन ये है कि विश्व भारती को किसने स्थापित किया? तो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये शांति निकेतन में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर एक सबसे खास बात जो है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन विश्व भारती के केस में यहाँ पे जो है इस विश्वविद्यालय का जो प्रमुख या कुलाधिपति कह सकते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, ये सब वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, नास्तिक एवं आस्तिक दर्शन के अंतर के आधार पर इनका जो विश्लेषण है किया जाता है कि जो दर्शन वेदों में विश्वास करते हैं उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं तथा जो नहीं करते हैं वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ऐसा वेदों के अनुसार है। ठीक है। और क्योंकि ये बौद्ध, जैन, चारवाक ये सब वेदों में विश्वास नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण में मूल्यांकन नहीं होता। ठीक है। आप पाठ्य योजना बनाइए, शिक्षण कार्य करिए, फीडबैक लीजिए, फिर से पाठ्य योजना बनाइए, फिर शिक्षण करिए, फिर से फीडबैक लीजिए, और आपको ये पूरा शिक्षण चक्र दर्शाया गया है। सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग का जो पार्ट है, टीच, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, ठीक है, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, फीडबैक। तो ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। यहाँ पे मूल्यांकन जैसी कोई बात नहीं होती है, यहाँ पर केवल फीडबैक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण का मूल प्रतिमान, बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दिया गया? तो ये ग्लेसर के द्वारा, 1962 में ग्लेसर के द्वारा जो है ये शिक्षण का मूल प्रतिमान दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1948 में, और इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं क्योंकि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया 48-49 में। और
यह आयोग इस आयोग को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया था। तो आपको कहाँ बहुत सारी जगहों पे ये राधा कृष्णन आयोग भी लिखा मिल जाएगा, और क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इस आयोग का नाम भी राधा कृष्णन आयोग पड़ गया, और वैसे तो इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। ठीक है। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय अनुबंधन में जो पुनर्बलन होता है, रीइंफोर्समेंट, ये उद्दीपक की प्रकृति, जो स्टिमुलस का नेचर है उस पर, और जो प्रतिक्रिया हो रही है, रेस्पॉन्स जो आ रहा है, इस रेस्पॉन्स का नेचर, इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? अब जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। तो इन 3 मुख्य नियमों में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 उनके मुख्य नियम हैं, जबकि पुनर्बलन का नियम ये नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। केवल लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, यही जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियम हैं। नेक्स्ट है, नीचे शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया की आवश्यक क्रियाएं दी गई हैं, गलत को छांटिए। अब शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में आपको दंड और पुरस्कार, ये 2 चीज़ें जो है ये शैक्षिक प्रशासन में नहीं आती। दंड देने का विधान तो है ही नहीं है, दंड व्यवस्था शिक्षण की प्रक्रिया में नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ दंड की बात की गई वो तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये क्लू आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि किसी भी शैक्षिक प्रशासन में दंड और पुरस्कार का महत्व नहीं है, जबकि नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दंड और पुरस्कार नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसमें मैथमेटिक्स अनुदेशन नहीं आता है, जबकि रेखीय अभिक्रमण, मैथमेटिक्स प्रोग्राम, शाखीय अभिकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे इनके प्रतिपादकों का नाम भी दिया गया है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक B.F. स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक जो हैं वो नॉर्मन ए क्राउडर हैं, मैथमेटिक्स प्रोग्राम के जो प्रतिपादक हैं वो थॉमस F. गिलबर्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है? तो धार्मिक विषयों में पारंगतता जो है ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देता है? तो आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देता है। इसमें दिया गया है कि इसके पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ के बता देता हूँ कि आर्टिकल 28 में कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान निश्चित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो पूरी तरीके से सरकारी संस्थाएँ हैं वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। यानी कि कोई एडेड विद्यालय है वहाँ पे भी धार्मिक शिक्षा जो है उसके लिए आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। वो उस बच्चे के माता पिता या संरक्षक के उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, वो क्या सोचते हैं। अगर वो कहते हैं, वो इसकी इजाज़त देते हैं, तब ये चीज़ें होंगी। या वहाँ पे पढ़ा रहे किसी टीचर को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको इसमें भाग लेना है, ये संबंधित प्रार्थना है या ये एक खास रिलीजन से रिलेटेड है, इसमें आप समागम में भाग लीजिए। तो ऐसा कुछ आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुझाव नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित नहीं है? तो नई शिक्षा नीति में जो है डिग्री और नौकरी के बीच संबंध का होना ये जो है प्रस्तावित नहीं है। अब जब का ये पेपर है 2019 का, तब नई शिक्षा नीति 2020 आई नहीं थी। तो ये नई शिक्षा नीति उस समय 86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986 की विशेषता में दिया गया कि यदि किसी नौकरी या सेवा की उपलब्धि के लिए कोई
डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य ना हो तो कोई भी व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक कम होगा। यदि कोई डिग्री किसी नौकरी से संबंधित नहीं है और उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, उस नौकरी के लिए डिग्री को आवश्यक ना माना जाए। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट थी कि अगर भाई आगे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए उस जॉब के लिए ये मस्ट नहीं होगी तो आदमी क्यों करेगा। 1991 की जनगणना के आधार पर सेवा के लिए डिग्री का होना आवश्यक माना गया है। जैसे कृषि दर्शन के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अभ्यर्थी का कृषि उपाधि प्राप्त कर लेना आवश्यक है, ऐसे ही बहुत सी सेवाओं के लिए डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में डिग्री और नौकरी के बीच संबंध का न होना प्रस्तावित नहीं है, जबकि बाकी तीनों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, सामान्य विद्यालय प्रणाली, नई शिक्षा नीति प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तरीका प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निष्पत्ति परीक्षण जो है ये प्रतिभावान बालकों के पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता एक अच्छे परीक्षण में नहीं होती है। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता मतलब लचीलापन नहीं होता है। भाई कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो कभी इधर हैं कभी नेक्स्ट साइड आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपको स्ट्रिक्ट सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एम हो, वो बहुत सारे जगहों पे मान्य हो वो चीज़ें, ठीक है, उनकी रिलायबिलिटी हो, ठीक है, और वो वैलिड हों, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जबकि लचीलापन नहीं, लचीलापन रहेगा तो वो उनकी वैलिडिटी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता वहाँ पे ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि कभी इधर कभी उधर तो वो चीज़ें सही हो नहीं पाती हैं। नेक्स्ट है, नीचे शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, गलत को छांटिए। लक्ष्य, संरचना, सहायक प्रणाली, जनसंचार के साधनों का प्रयोग। तो इसमें गलत जो है वो जनसंचार के साधनों का प्रयोग है, ये शिक्षण प्रतिमान में नहीं आते हैं। आवश्यक तत्वों में जनसंचार के साधनों का प्रयोग करना नहीं आता है। नेक्स्ट है, सामान्य संभावना वक्र में विषमता ऋणात्मक होती है, जबकि मध्यमान माध्यिका के बाईं तरफ होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निकष संदर्भित परीक्षण में निकष है। निकष क्या है? निकष एक उद्देश्य है, ठीक है। निकष संदर्भित परीक्षण में निकष का अर्थ उद्देश्य से होता है, एम से। अर्थात इस परीक्षण में देखा जाता है कि विद्यार्थी अपने उद्देश्य के प्राप्ति में कितना सफल रहा। एक तरीके से जो एम बनाया था उसका रिजल्ट, ठीक है, देखा जाता है कि क्या रहा इसका। माध्यिका परीक्षण है, तो माध्यिका क्या है? एक अप्राचालिक परीक्षण है। नेक्स्ट, व्यक्तिक अध्ययन है, गुणात्मक शोध। व्यक्तिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी, किसी व्यक्ति पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। नेक्स्ट है, SSST को विकसित किया था, तो इसको क्रुकसॉक ने विकसित किया था। इसका फुल फॉर्म होता है सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। कभी कभी ये आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई सारी परीक्षाओं में, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। SST का फुल फॉर्म जो होगा वो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग होगा, अनुकरणीय सामाजिक कौशल परीक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा प्रणाली का एक भाग नहीं है? तो विधि जो है ये प्रणाली का भाग नहीं है। आपने ये देखा होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, ठीक है, ये तो एक प्रणाली का, एक प्रोसेस का पार्ट है। ये तीन चीज़ें होती है। अदा यानी कि कहीं से चीज़ें ग्रहण किया, फिर प्रोसेस में आई, फिर क्या वहाँ से निकला, क्या प्रदान किया गया, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना जो है वो 1985 में 20 सितंबर 1985 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय की नींव प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी। और गांधी जी ने कहा था कि हमारा अथक प्रयास है कि भारत में निर्धन से निर्धन और पिछड़े हुए बच्चे अच्छी से अच्छी संभव शिक्षा पा सकें। ऐसा गांधी जी का विजन था। उसी विजन को लेकर के इग्नू की स्थापना की गई थी 1985 में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष टीवी सेवाएं प्रारंभ हुई? तो टीवी सेवाएं जो भारत में है, टीवी प्रसारण की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 को हुई। ये एक रोचक जानकारी है और ये क्वेश्चन जो है ये आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये जो है 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और 1972 तक टेलीविज़न की सेवाएं अमृतसर एवं मुंबई के लिए बढ़ाई गई, यानी कि धीरे धीरे चीज़ें भारत में पहले 1959 में शुरू हुई और दूसरे शहरों तक, यानी कि एक खास जगह पे ये प्रसारण होता था, बाकी जगहों पे सर्कुलेट करने में काफ़ी समय लगा। और 80s 90s का दौर आते आते इतना प्रचार प्रसार हो गया खास करके टीवी का कि आज देख रहे हैं घर घर में झोपड़ियों में, मतलब एक EWS पर्सन जो इकोनॉमिकली वीक पर्सन है या फिर वैसे दूर दराज के गांव में भी हम देख सकते हैं आज टीवी सबके घर में, मोबाइल सबके घर में, संचार क्रांति इतनी अच्छी तरीके से अपने पैर पसार गई है। नेक्स्ट, शिक्षण के इस स्तर में समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित होती है। चिंतन स्तर में, जब चिंतन का स्तर आ जाता है बालक के अंदर, तब वो अपनी समस्याओं का निदान खुद से कर लेता है, उसमें योग्यता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी शब्द किसने दिया? तो रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी शब्द जो है ये सिल्वरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्य का उच्चतम स्तर क्या है? तो उच्चतम स्तर मूल्यांकन है। ठीक है, देख रहे हैं ये कौन जो बना हुआ है, इसमें सबसे ऊपर क्या है? मूल्यांकन है, उच्चतम स्तर है ये। नेक्स्ट है साखी अभिक्रम का प्रत्यय किसने दिया था? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने साखी अभिक्रम का प्रत्यय दिया था। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद विश्वास करता है? तो प्रयोजनवाद व्यक्ति व समाज में विश्वास करता है। और नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो ऐसा रास महोदय ने कहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई है। रास महोदय के द्वारा ये कहा गया कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये रहा आज का आपके 50 प्रश्न जो कि राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।